हाय डियर, आई एम माउ स्वागत है आपका सीएम स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, मैं संसद संसद के भाग अंग संसद से रिलेटेड राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संसद, लोकसभा, राज्यसभा से बनने वाली कई समिति और उनके द्वारा संस्थान, उनके पदाविधि, कार्य और उसका क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी में महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा। जिस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और साथ ही साथ आपको मदद की ज़रूरत है। वीडियो में सब कुछ उपलब्ध है और उपलब्ध होते रहेगा। चैनल में सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन चैनल मेरा नया है, सिर्फ आपकी मदद के बिना मेरी दुर्दशा है। आप हमें बस थोड़ा सा समय दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा आपकी मदद की ज़रूरत है। तो डियर्स, मैं चलता हूँ और बिना लेट किए हुए आपको मैं बताता हूँ और ये चालू करते हैं आज के इस थ्योरी में। तो सबसे पहले देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो किस में किया गया है? तो ये किया गया है आपको अनुच्छेद 110 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में किया गया है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। अर्थात लोकसभा को यदि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को यदि पद मुक्त होना हो, रीजन देना हो, तो रिजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है। उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का जो राज्यों के मध्य आवंटन की किस वर्ष जनगणना के आधार पर किया गया है? तो यह किया गया है वर्ष 1971 के जनगणना के अनुसार, जो आपको कब तक चलेंगे? ये 2026 तक बने रहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है और उसे एक बार सदस्य की शपथ दिलाई जाती है और फिर उसे आपको यथासंभव ये बहुमत दल से ही प्राप्त होता है। हालांकि कोई भी हो सकता है, ये विपक्ष की तरफ से भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव में शामिल होते हैं, लेकिन अधिकतर चूँकि उनमें से बहुमत की ज़रूरत होती है, तो बहुमत पार्टी सरकार की होती है। अतः यह अक्सर बहुमत के सरकार की पार्टी से ही बनती है। उसको देखते हैं, राज्यसभा की एकांकी शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद, इसका जवाब हो जाता है अनुच्छेद 249। फिर से सुन लीजिए, राज्यसभा की एकांकी शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249 आता है। जबकि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में स्थानों की चौथी अनुसूची में किस राज्य में कहाँ पर कितने राज्यसभा की सीटें होंगी, कैसे होंगे, तो उसका जो स्थान निर्धारण किया गया है ये चौथी अनुसूची में है। किस में है? चौथी अनुसूची में है। उसी प्रकार देखते हैं अगला सवाल कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या 552 हो सकती है। इसमें बहुत लोग बुझने में, समझने में कंफ्यूज कर देते हैं, कैसे अधिकतम हो कैसे सकती है। तो इसके मतलब आपको साधारण से समझा देता हूँ मैं कि वर्तमान में कितना है। वर्तमान में है आपको 545, है ना। ये जो 545 है, तो ये जो पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपी कश्मीर, पाकिस्तान को जो कश्मीर द्वारा अधिकृत कश्मीर का भाग जो पाकिस्तान अधिकृत कब्जा में कर ले रखा है, उस भाग के लिए 7 MP का भाग है, लगभग क्षेत्र है। तो उसी के लिए जो 7 सदस्य मेरा MP होता, चुनाव होता, तो पर चुनाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको कब्जा में कौन ले रखा है? पाकिस्तान ले रखा है।
तो उस पीओके के 7 सदस्यों के लिए जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 545 और 7 52। इस हिसाब से पीओके का भाग 552 है। एट टोटल मिलाकर अधिकतम 552 हो सकते हैं, जो वर्तमान में अभी कितना है 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो निर्धारित अनुच्छेद 105 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 105 करता है। उसके बाद चलते हैं कि गणपूर्ति को आप समझते ही होंगे। लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या 101/10 होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 होती है। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 30 वर्ष है। कितना होती है? 30 वर्ष होता है। जबकि लोकसभा के लिए कही जाए तो कितना होता है? 25 वर्ष होता है ना। उसके बाद देखते हैं कि राज्यसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्य कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या 250 है। अधिकतम कितना है? 250 है। राज्यसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। लेकिन इसमें चुनाव कितना का होता है? 238 का। बाकी 12 क्या होता है? बाकी 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदस्य का सदस्य नहीं होता है? बड़ी लॉजिकल शब्द है, छोटा है, अब पढ़ते हैं, आपको याद है तो जानते ही हैं, लेकिन बाय चांस ऐसा ना हो कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन सवाल में तो दम ही है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आखिर सोच ही सकता है कि किसी सदन में, किसी ग्रुप में, किसी दल में वो अपने जब आदमी होगा तो सदस्य का आदमी तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जी नहीं, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, तो वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। हालांकि लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति की चुनाव लड़ सकता है, और उपराष्ट्रपति की चुनाव साइड से होता है, यानी कि अलग से होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव होने से उनकी जो जीत प्राप्त होती है वही उपराष्ट्रपति कहलाता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। इसीलिए कहा गया संसद के किस सदन यानी राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति ही संसद के वो राज्यसभा के अध्यक्ष तो होते हैं, लेकिन उनके सदस्य नहीं होते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? 253 में ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। यानी कि बात यहाँ पर कही जा सकती है कि आपको भारतीय संसद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है, यानी कि भारतीय संसद कहा जाता है। संसद का सम्मिलित यह मेन मुख्य अंग है। आगे की बात करेंगे। लोकसभा में राज्यवार जो सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? कहने का मतलब इससे पहले आया था कि वर्तमान सीटों का जो
बंटवारा किया हुआ है तो 1971 के आधार पर किया हुआ है। तो 1971 पर जो किया हुआ है क्या कब तक रहेगा, तो वर्ष 2026 तक रहेगा। और आपको मालूम है कि मोदी द्वारा बनाए गए नए संसद भवन के आधार पर भी उस नए संसद भवन भी पहुंचेंगे और उसमें नया सीट सदस्य भी पहुंचेंगे। तो डियर्स, मैंने कहा था कि इसमें संसद के से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर फुल देखेंगे। आपको यदि याद है तो बस रिवीजन हो जाएगा। कोई भूल गए थे तो उससे भी रिमाइंड याद आ जाएगा, और नहीं भी जानते हैं तो याद हो जाएगा। तो आपके बस थोड़ा सा मदद की आवश्यकता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आगे संसद से संबंधित अनुच्छेद। तो संसद से संबंधित अनुच्छेद हैं, इधर बाएं तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और आपको इधर उनके विषय वस्तु दिया है। जैसे संसद का जो गठन होना चाहिए तो किस में होगा, तो ये संसद के गठन के संबंध अनुच्छेद 79 में कहा गया। और राज्यसभा की संरचना यानी कि राज्यसभा होना चाहिए, ये किस में कहा गया, 80 में कहा गया। लोकसभा की संरचना होना चाहिए, इसे क्या हो जाएगा, इसे 81 में हो जाएगा। इसे याद करने की ट्रिक कहा जाता है संसद फॉर स्व, राज्यसभा फॉर रॉ, लोकसभा फॉर लॉ। तो क्या हो गया, सरल यानी संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, यानी कि आपको संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 ये इसके अंतर्गत आता है। समझ में आ गया आपको। अब देख रहे हैं नेक्स्ट देख रहे हैं कि लोकसभा की संरचना हो गया प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किस में कहा गया, अनुच्छेद 82 में कहा गया। संसद के सदनों की अवधि कि कितने वर्ष का होगा, ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 83 में कहा गया। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, उसके क्या आपको क्या बोलते हैं, यानी क्या अर्हता है, हिंदी में बोलते हैं, ठीक, इंग्लिश वर्ड में भूल रहा हूँ। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो सारी चीज़ आपको क्या हो जाते हैं 84 में कहता है। हालांकि अभी आपको भारतीय संसद या किसी भी पद के लिए अभी क्वालिफिकेशन एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन की कोनो अभी रिपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 85 में कहा गया संसद के 17 आसन एवं विघटन 85 में कहा गया है। जबकि राष्ट्रपति द्वारा सदन को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार 86 में कहा गया है। राष्ट्रपति सदनों को संबोधित तथा संदेश दे सकता है या देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 86 में है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण किस अनुच्छेद में कहा गया है, 87 में कहा गया। सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादियों के अधिकार किस में कहा गया, 88 में कहा गया। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के संबंध में किस अनुच्छेद में है, तो 89 में है। किस में है, 89 में है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति के बारे में किस में कहा गया, 89 में कहा गया। राज्यसभा के उपसभापति के पद के रिक्त, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने से संबंधित जो नियम हैं, जो बातें हैं, तो किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 90 में है। ठीक है। उसी प्रकार 91 में देखते हैं सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन तथा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। जिस सभापति के कर्तव्य का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति, यानी कि यदि सभापति ना हो तो कौन कार्य कर सकता है, उपसभापति। यह किस में लिखा गया, अनुच्छेद 91 में है। या अन्य व्यक्ति की शक्ति, यानी कि उपसभापति सभापति है नहीं है, उपसभापति आता वो भी एब्सेंट है, तो कौन करेगा, वो राज्यसभा सदस्य के कोई आपको वरिष्ठ सदस्य कर सकता है। तो इसके बारे में किसने जानकारी दिया है, 91 में। उसके अंदर जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब तक पीठासीन ना होना यह भी घटना किस में लिखा गया है, यह बात भी 92 अनुच्छेद में लिखा गया है। लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में भी आपको किस में कहा गया, 93 में कहा गया।
लोकसभा होगा, लोकसभा के एक ठो अध्यक्ष होगा, एक ठो उपाध्यक्ष होगा। यह किस में कहा गया है? अनुच्छेद 93 में कहा गया है। इसी प्रकार देखते हैं कि आपको लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाना, ये बातें किस में आई है? तो ये बातें 94 अर्थात कि अनुच्छेद 94 में आया है। उसी प्रकार देखते हैं कि जब आपको लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति ये किस में दी गई है? यह अनुच्छेद 95 में दी गई है। जबकि जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन ना होना, यह किस में कहा गया है? यह भी आपको 96 में कहा गया है। जबकि सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, यानी कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 97 में कहा गया। ठीक है। उसके बाद फिर से कहा गया है कि आपको संसद का सचिवालय होगा या कैसे होगा या किस प्रकार होगा, इसके संबंध में कहाँ पर बताई गई है? तो इसके संबंध में बताई गई 98 किस में बताया गया? संसद का सचिवालय होगा, ऐसा होगा। किस में कहा गया? 98 में कहा गया। सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस में हो गया? 99 में कहा गया है। सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 99 में कहा गया है। उसके बाद देख रहे हैं कि दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति तथा गणापूर्ति किस में कहा गया? 100। दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति या गणापूर्ति संबंधी बात किस में कही गई? अनुच्छेद 100 में कहा गया। उसके बाद देख रहे हैं फिर से कि उसके बाद देखिए कि स्थानों का रिक्त होना 101 का संसद के सदस्य के निराहारताएं 102 में कहा गया। सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय 103 में कहा गया। और 104 में कहा गया अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आहत न होते हुए अथवा निराहार किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड दिया गया, अनुच्छेद 104 में कहा गया। ठीक है, ये था आपको संसद से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब चलते हैं इसी संबंध में और इनके बारे में जानकारियाँ। जो संसद से ही लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तय किया गई 31वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। लोकसभा के सदस्यों की संख्या पहले कितना था? 525 था, बढ़ाकर कितना किया गया? 545। तो संविधान संशोधन द्वारा किया, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, उसको देखते हैं लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? अच्छा, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले 5 साल के लिए चुना गया, मान लीजिए कि अभी 24 तक चलने वाला है वर्तमान आपको 17वीं लोकसभा, लेकिन इससे पहले यदि भंग कर दे तो कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के कहने से भंग तो होगा, लेकिन ऑर्डर कौन देगा? प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री ऑर्डर दे दे तो राष्ट्रपति द्वारा ये भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री तभी कभी कैसा नहीं कर सकते हैं, यदि सलात मार के हटा दिया जाए तो ही कर सकते हैं। चलो मैं रहा लेता हूँ। नेक्स्ट वन, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियाँ के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो ये जवाब है मध्य प्रदेश के लिए। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या बोला गया? लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं लोकसभा में 2 अंगल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? लोकसभा में 2 अंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है?
भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने निर्धारित की गई? कितने निर्धारित की गई? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 25 वर्ष निर्धारित की गई है, अर्थात उसके चुनाव उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर विधानसभा में सबसे अधिक सीट है, वहाँ पर लोकसभा में सबसे अधिक सीट है, वहाँ पर राज्यसभा में सबसे अधिक सीट है। वहाँ पर आपको क्या हो जाता है वहाँ पर आपको 80 सीट आपको किसके हैं? 80 सीट लोकसभा के हैं, 31 सीट राज्यसभा के हैं, और आपको सबसे अधिक 402 विधानसभा में भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? यानी कि जब सबसे अधिक लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है तो उसके बाद किसके हैं? तो उसके बाद महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र के बाद कौन आता है? महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल आता है, और पश्चिम बंगाल के बाद कौन आता है? पश्चिम बंगाल के बाद आपको बिहार आता है। ठीक है, राज्यसभा का अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा को जनता का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। उसके बाद अगला देख रहे हैं जो राज्यसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? बिल्कुल आप याद रखिएगा, सर इसको आपको शायद जानकारी भूल गए थे होंगे सर आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय, अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत की संचित निधि पर किस किस का सैलरी वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो ये बहुत चर्चित सवाल है, आप इसको कई तरह से इसको पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है असत्य पूछा जा सकता है, और ये सब में आ सकता है। तो भारत की संचित निधि पर भारित जो व्यय होगा, तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के वेतन है, भत्ते, उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 4 बड़े बड़े पद हो गया। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सब कुछ, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये 4 बड़े पोस्ट हो गया। उसके बाद ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, और भारत सरकार की जिसकी जिम्मेदारी है उनको भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेंगी। उसके बाद जब है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन बिल्कुल होना ही चाहिए। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके भत्ते, उनके पेंशन, तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, देखिए न्यायाधीशों भी बोला गया है, सभी न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेज की भी वेतन, भत्ते, पेंशन सबसे रिलेटेड आपको किस में होगा? आपको संचित निधि से ही होगा। जबकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन भी किससे दिया जाता है? आपको भारत के संचित निधि से दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्धारित किसी विधि द्वारा इस संबंध से पारित और भारित हो। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं आगे की ओर कि परिसीमन डेलिमिटेशंस के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, उन्नाव। ठीक है, उन्नाव क्षेत्र है
जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आता है। आगे की ओर चलते हैं। लोकसभा का पहला आम सभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, यानी कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो उस समय तो आम लोगों से जन तो वोट देके तो हुआ नहीं था। तो बोला गया लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था जब देश आज़ाद हो चुके थे, स्थायित्व हो चुके थे, सारे सब कुछ नियम कानून लागू हो चुका था। तब कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक। ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि आपको यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा का अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। नहीं कि लोकसभा के अध्यक्ष को आपको बहुमत से हटाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने क्षेत्र होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। क्यों? कि मिनिमम या अधिकतम 6 महीने तक आप छुट्टी गैपिंग रख सकते हैं। जब 6 महीने तक छुट्टी रख दिए तो फिर क्या होगा? जब 6 महीने तक छुट्टी रख चुके हैं तो उस समय आपको 6 और 6 कितना हो गया? 12 महीना हो गया। अतः एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना अनिवार्य है? वो 2। ऐसा नहीं होगा तो लोकसभा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लोकसभा में बिहार को 40 सीटें आवंटित किए गए हैं, तो यह किन 2 राज्यों के बराबर है? देखिए, बिहार में लोकसभा सदस्य सीटों की संख्या कितनी है? आपको 40। ये तो बड़ा सही है, आप तो जानते ही होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर पीछे ये हो गई कि बिहार के बराबर लोकसभा सीट भारत के और अन्य किन 2 राज्यों के बराबर है? तो है छत्तीसगढ़ जिसमें 11 और मध्य प्रदेश जिसमें 29। 11 मिलकर 40, यानी कि बिहार राज्य को आवंटित लोकसभा की सीटें 40 छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के योग के बराबर हैं। ठीक है। आगे कर चलते हुए देख रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होना चाहिए। डियर्स, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? आपका आता है तो कमेंट्स कर बताइए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? और तो इसका जवाब होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल वो परमानेंट ही होता है, वो अस्थायी होता है। अर्थात 2 वर्ष बाद 1/3 1/3 मेंबर्स आपको स्वतः रिटायर हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाता है और 2/3 भाग बने रहता है। इस हिसाब से राज्यसभा का भी भंग होता ही नहीं है, इसलिए राज्यसभा के कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन यदि आप पूछें कि राज्यसभा सदस्य को कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष होता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछी जाए तो 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल पूछा जाए तो कोई नहीं, या उसके कोई निश्चित तय नहीं है, क्योंकि परमानेंट है। आगे की ओर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं, प्रोटेम स्पीकर उसको कहते हैं जब आपको विधानसभा हो या लोकसभा हो कि जब नई चुनाव होता है तो नवनिर्वाचित सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं। आपको मालूम है कि जब पहला दिन सदन होंगे तो उसमें अध्यक्ष चुना जाएगा। पहले तो पद की शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद लोगों को क्या कहते हैं, सदस्यों को वो लोग अपना अस्थायी अध्यक्ष चुनेंगे, फिर नेता चुना जाएगा, सब कुछ होंगे। तो सब कुछ होने के पहले, लेकिन सबसे पहले कम से कम जब आप सदस्य बनकर जाएंगे, जीत कर जाएंगे, तो अपनी सदस्यता आपको बोलनी पड़ेगी। उसके अलावा हम जो लोकसभा में जो अध्यक्ष, राज्यसभा विधानसभा जब अध्यक्ष ही चुनेंगे तो चुनने के लिए भी तो कोई आदमी होना चाहिए, कि लोग होना चाहिए। तो उस समय का भी तो कोई जिम्मेदार मालिक होना चाहिए। तो उस समय जो स्पीकर अध्यक्ष होता है उसको प्रोटेम कहा जाता है, और यह किसी को भी चुना जा सकता है, लेकिन इसे अक्सर तो भी बहुमत प्राप्त ज़्यादा के लोगों के द्वारा ही आपको राष्ट्रपति द्वारा नियमित किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? यानी कहा जाता है कि क्या स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि
जब टाई हो जाए, जब दोनों के विपक्ष बराबर हो जाए, तो उस समय अध्यक्ष अपना वोट दे सकता है। इससे पहले तो दे सकता है निर्णायक मत, तो जिधर सही लगे दिया जा सकता है। तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत हो जाने की स्थिति में उस समय स्पीकर भी अपना सहमति दर्ज करा सकता है, अर्थात वोट डाल सकता है। ये पक्ष में भी दे सकता है और विपक्ष में भी दे सकता है। उसके बाद अगले और देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मौलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मौलंकर, और वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है, यानी कि उसको सौंपती है। लोक लेखा समिति क्या काम करते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करते हैं। लोक लेखा समिति का क्या कर रहे हैं? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है और उसके बाद रिपोर्ट के अंतिम रूप से किसको तैयार करती है? संसद को प्रस्तुत करती है। उसको देखते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की बात कर ली जाए तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। उसके बाद इसमें पूछा जाए, विशेष अधिकार समिति के दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने? तो सबसे पहले जानेंगे कि विशेष अधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। विशेष अधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा से कितना होता है? 15 होता है। लोकसभा से कितना होता है? 15 होता है। तथा राज्यसभा से कितना होता है? 10 होता है। ये सवाल पूछा गया था, किससे कितना होता है? तो आपको 25 होता है, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होता है। आगे को देखते हैं, संसद में सरकारी विधेयक बिल कौन लागू करता है? तो संसद में यदि सरकारी विधायक हो, गवर्नमेंट बिल हो, तो इसे पद के विभाग के मंत्री लाएंगे। यदि गैर सरकारी हो तो ये मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। एक विधायक, एक कानून, एक बात जिसको पास करना हो संसद में, तो कौन लाएंगे? यदि सरकार की तरफ से हो तो डिपार्टमेंटल मंत्री लाएंगे, विभाग लाएंगे, विभाग के मंत्री जो मिनिस्टर होंगे। और यदि ऐसा सरकारी नहीं है तो फिर कोई भी ला सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो आप जानते ही हैं, यह है 12। ठीक है, कुल सदस्य कितनी होती है राज्यसभा में? 250, जिसमें से 238 चुनाव होता है और 12 मनोनीत होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनी होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन बनी थी? राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनी होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन बनी थी? नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य, वर्ष 1980 से 86 के लिए। नरगिस दत्त पहली फिल्म स्टार थी, अभिनेत्री थी, हीरोइन थी, जिन्होंने राज्यसभा सदस्य के लिए अपना नामांकन पर्ची भरी थी। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रहा। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? डॉक्टर मीरा कुमार, जो 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रहा। ठीक है, पहला महिला अध्यक्ष। इसी को और आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं तो पाते हैं कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधायक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्या? राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधायक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना, अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या कहा गया कि वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया गया था? तो जेबी मौलंकर। देखिए, पहला अध्यक्ष होने के बाद भी इतनी बड़ी सामना करना पड़ा। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? आगे को चलते हैं कि लोकसभा द्वारा
लोकसभा द्वारा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। और कोई विधायक धन विधेयक है कि नहीं, इसका भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान है, लेकिन वर्तमान स्थिति संविधान की भी क्या है अब जानते हैं। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? ठीक है, बोला गया भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो इसका जवाब क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते। उसके बाद देखते हैं अगला की ओर। उसके बाद देखते हैं धन विधायक संसद के किस सदन में प्रस्थापित किया जाता है? धन विधायक संसद के किस सदन में प्रस्तापित किया जाता है? तो धन विधायक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और धन विधायक राज्य विधानमंडल के किस सदन में? यदि केंद्र में यदि हो, लोकसभा में, राज्यसभा में यदि हो, तो राज्य विधानमंडल में भी तो होता है। तो राज्य विधानमंडल में भी केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, वैसे सभी राज्यों में विधान परिषद है भी नहीं। यदि आपको बोला जाएगा कि साधारण विधायक और धन विधायक में क्या फ़र्क है? ठीक है, यदि आपको साधारण विधायक और धन विधायक में क्या फ़र्क है, तो देखिए इसमें लंबा डिफरेंस है। थोड़ा मैं वीडियो लॉन्ग होते चले जा रहे हैं, इसलिए आपको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसको आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बोल रहा हूँ। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? क्या बोला? बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। किसके द्वारा? बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। उसके बाद करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि से। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व किस निधि से जमा होता है? तो क्या होता है? भारत की संचित निधि से। किससे होता है? भारत की संचित निधि से होता है। उसके बाद आगे क्यों चलते हैं, तो आगे चलते हुए पहुंच रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। उसके बाद कोई धन विधायक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेकिन भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसके अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद की अनुमोदन अनिवार्य है, अन्यथा संचित निधि से धन निकाला नहीं जा सकता है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? लेखानुदान बोर्ड ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। प्राक्कलन समिति
प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्य से गठित की जाती है? लोकसभा के द्वारा। यानी कि उस प्राक्कलन समिति में जितने भी सदस्य हैं सब तो किसकी होती है? लोकसभा की होती है। जबकि आगे कर देखते हैं, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? कोई भी कानूनी विधेयक जो कानूनी हो किस में लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधायक तथा वित्त विधायक दोनों के संबंध में हो सकती है। भारतीय संसद की जो सिटिंग अरेंज होती है, यानी कि संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक साधारण विधायक के लिए भी हो सकता है और वित्त विधायक के लिए भी हो सकता है। वैसे अब तक कितने बार हुआ है? अब तक मात्र 3 बार हुआ है। अब तक मात्र 3 बार हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे देख रहे हैं कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिक यानी कि अधिक से अधिक कितना अंतर हो सकता है? मात्र 6 महीना। और 6 महीने के बाद यह स्वतः कैंसिल हो जाता है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के। कैसे? बिना संसदीय स्वीकृति के। कैसे? बिना संसदीय स्वीकृति के। ठीक है, आगे को चलते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वचन में होती है? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वचन में होती है? द्वितीय वचन में होती है। ठीक है, क्या कहा गया? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वचन में होती है? द्वितीय वचन में होती है। उसको देखा गया कि कटौती प्रस्ताव कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिए जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? ये 14 दिन तक रोक सकती है। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। यानी कोई धन विधेयक है कि नहीं, इसे लोकसभा द्वारा स्वीकृत करने के लिए भेजा गया, राज्यसभा से भेजा गया, तो लोकसभा से राज्यसभा को भेजा गया, तो राज्यसभा इसमें निर्णय देकर ना देकर चाहे कुछ भी करके कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। बोला गया कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। क्या बोला गया? यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। संसद की किस समिति के राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं होता है? संसद के किस समिति के में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति, क्योंकि उसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। जिस वीडियो थोड़ा भी सही लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं नया हूँ, मेरे पास बेहतर इंतज़ाम नहीं है। हालांकि 10 साल से मैं ऑफलाइन में ही पढ़ा रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ
लेकिन दोस्त कुछ पूंजी चाहिए, कुछ व्यवस्था चाहिए, कुछ सामान चाहिए तो फिर बेहतर किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को मोनेटाइज होने और चैनल को ग्रो होने में मदद करें। आगे की ओर चलते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। बिना किसी राज्य की सहमति से उसके संबंध में एक कानून बना सकती है। उसके बाद क्या कहा गया कि संसद की लोक लेखा समिति का कार्य, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करता है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य शासन में के वित्तीय लेखा एवं विनिमय अथवा नियंत्रक महालेखा की रिपोर्ट को जांच परीक्षण करता है। उसके बाद भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो किसके माध्यम से? संसदीय समिति के माध्यम से। किसके? संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। उसके बाद अगला बात सवाल देख लेता हूँ। वर्तमान में जो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से हैं एवं 4 सदस्य संघ राज्यों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य, देखिए यहाँ पर 238 है। वर्तमान राज्यसभा में 229 राज्यों से 4 सदस्य, देखिए कि यहाँ पर 34 होगा, 38 नहीं 34 होगा, ठीक है। यहाँ पर 34 होगा, 38 होगा, देखिए यहाँ पर 38 है। 38 में से 234 यहाँ से आता है, राज्यसभा से राज्यों से आता है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आता है और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। 12 राष्ट्रपति करता है, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे देखते हैं कि सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखता है? विश्वास प्रस्ताव। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखता है? विश्वास प्रस्ताव। उसके बाद अगला सवाल आ जाते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर लाया गया था? दहेज उन्मूलन विधेयक, डाउरी अबोलिशन बिल पर 1961 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1961 ईस्वी में। अब तक 3 बार ही आया है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 बार हुई है, तो प्रथम संयुक्त बैठक किस लिए हुई थी? तो आपको दहेज उन्मूलन विधेयक के लिए हुआ था। उसको देखते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। शायद सोचते होंगे शायद राष्ट्रपति करते होंगे ना। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। उसके बाद आगे क्यों चलते हैं। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद या विधानसभा यानी एमपी या एमएलए कब तक उसे अब्सेंट मान लिया जाएगा? कब तक उसकी सीट मान ली जाएगी खाली?
कि किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए बिना 60 दिन लगातार एब्सेंट रह जाए, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है? संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करेगी तब। ठीक है। उसकी ओर किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्य को गलत वर्णन देता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी विशेष मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्य को गलत वर्णन देता है, तब उसे रोका जा सकता है। उसके बाद संसद द्वारा वर्ष 1989 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी होती है? यानी कि संसद द्वारा वर्ष 1989 ईस्वी में निर्धारित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। यानी कि 18 वर्ष से ऊपर ही अब मत दे सकता है। उसी प्रकार लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल, प्रश्नकाल, उसी प्रकार लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकता है। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 1 घंटा हो सकता है। उसके बाद देखते हैं संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या? उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। यदि पूछी जाए संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य है, तो सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करने के लिए। यदि सवाल पूछे जाए संसद में स्थगन प्रस्ताव क्यों लाई जाती है, तो इसका जवाब सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करने के लिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट में देख रहे हैं कि आपको भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। उसके बाद भारतीय संसद में शून्यकाल 0 आवर्स किस देश की देन है? तो ये भारतीय देन है। चूँकि आपको मालूम है कि भारतीय संविधान विदेशों से लेकर मिलकर बनाई गई है, लेकिन शून्यकाल कहाँ से लेके गया है? तो शून्यकाल किसी से नहीं लेके गया है, बल्कि भारत का ही देन है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किसकी देन है? किस देश की देन है? तो भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा का क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। क्वेश्चंस आवर। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर्स। ठीक है। लंच के समय शून्यकाल को ही आपको शून्यकाल कहा जाता है, 0 आवर कहा जाता है। तो डियर्स, ये रहा आपको वीडियो, कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ मेरा चैनल नया है, वैसे मैं 9 साल से मैं आपको ऑल सब्जेक्ट में पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है और बेहतर मेरे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं बेहतर जानकारी आपको दे नहीं पाता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मदद की ज़रूरत है। और इस तरह से वीडियो पाते रहेंगे। आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं एक पर एक वीडियो दूंगा, लेकिन मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे वीडियो में व्यू नहीं आते हैं, तो फिर बनाने का मन नहीं करता। लेकिन आपको चाहिए क्या? हर समस्या का समाधान हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं देता हूँ, नहीं दे पाता हूँ, चैनल नया होने के कारण। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।